गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट बीओ लेसन नंबर 7 सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और वैश्विक साहस। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद में अपने देश में जो मिश्र अर्थतंत्र को स्वीकार किया है, जिसके कारण अपने अर्थतंत्र में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र का समन्वय देखने को मिलता है। निजी साहस में व्यवसाय की मालिकी व्यक्ति अथवा एक से अधिक व्यक्तियों की होती है और व्यावसायिक व्यवस्था के विविध स्वरूप जैसे कि व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी, सहकारी और संयुक्त हिस्से वाली कंपनियां अस्तित्व में देखने को मिलती है। जिन इकाइयों की मालिकी संचालन अंकुश सरकार के अधीन होता है, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां कह सकते हैं। और मालिक केंद्र सरकार या राज्य सरकार की होती है, उसे सरकारी विभाग या उनका एक भाग हो सकता है। विशेष कानून पारित उसकी स्थापना की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में आर्थिक प्रवृत्तियों में हिस्सेदार बनती है। 1956 की बात करें तो औद्योगिक नीति में सार्वजनिक साहस के उद्देश्य निश्चित किए गए औद्योगिकरण और विकास को गति प्रदान दी गई है। सार्वजनिक साहसों को विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र दूसरे पर आधारित थे, इसके साथ स्वीकार की गई है। 1991 की औद्योगिक नीति से पहले औद्योगिक नीतियों की अपेक्षा खूब परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपने पूंजी निजी साहसों को आवश्यकता के अनुसार विक्रय करने की शुरुआत करके निजी साहसों को खूब अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में हम देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात क्या। तो जहाँ पर अंकुश किसका हो, संचालन अंकुश सरकार का हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहेंगे। इसके लक्षण, तो पहला लक्षण क्या है, मूलभूत उद्योगों की स्थापना। सार्वजनिक साहसों को स्थापित करने का उद्देश्य औद्योगिकरण में तेजी से लाने के लिए आधारभूत सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर निवेश करना भी जरूरी बनता है। मूलभूत उद्योगों में बहुत ही बड़े पैमाने में निवेश जरूरी होता है। उनमें से मिलने वाला प्रतिफल और प्रारंभिक वर्षों में कम होता है और इसके लिए निजी उद्योग आधारभूत उद्योग को स्थापित करने में रुचि लेते हैं। सरकार ऐसे उद्योगों में निवेश करके औद्योगिक विकास में तेजी लाती है। दूसरा है एकाधिकार समाप्ति, कि औद्योगिक इकाइयों की मालिकी जब सरकार की होती है तब निजी क्षेत्रों का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। तीसरा है कि संतुलित प्रादेशिक औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्र में निवेशक जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो पिछड़े विस्तारों में पूंजी निवेश करके आकर्षित नहीं होता, वो संतुलित प्रादेशिक औद्योगिक विकास कर सकता है। जैसे कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो इत्यादि, ये सारे क्षेत्र कैसे हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं। यहाँ पर लोगों लोहे के कारखानों में पूंजी निवेश करके उद्योगों का विकास किया है, जिससे लोग वहाँ पर विकसित हो, उनको कुछ न कुछ कार्य मिले। पांचवा है समाज कल्याण का उद्देश्य। निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करना, और सार्वजनिक क्षेत्र का कि समाज का कल्याण करना। सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता और यहाँ पर इकाइयाँ बड़े पैमाने पर कार्य करती हैं। पांचवा लाभ का निम्न स्तर। सार्वजनिक क्षेत्र पर लाभ का निम्न स्तर होता है, निजी क्षेत्र में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति का होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है। छठा है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। उदाहरण के रूप में संरक्षण क्षेत्र के साधनों का उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता है। सातवां है रोजगार के अवसरों का सृजन। भारत जैसे विकासशील देशों में, जनसंख्या वाले देशों में रोजगार के अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वृहद पैमाने पर निवेश होने से अनुषंगिक इकाइयों का भी विकास होता है, जिससे रोजगार के अवसरों का सृजन भी हुआ है। आठवां देखो कि देश के आर्थिक विकास में वृद्धि। आर्थिक विकास किसी भी देश के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधा, जिसके कारण नए उद्योगों का विकास होना और आर्थिक विकास के साथ साथ वृद्धि भी होना है। नौवां पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक न्याय। सार्वजनिक क्षेत्रों का संचालन सरकार के हस्तगत होता है। समाज में कमज़ोर वर्गों के बिना मूल उचित दर पर सेवा, नौकरी की सुरक्षा और श्रम कानून का संपूर्ण पालन, महिलाओं को अग्रिमता, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
10वां पॉइंट है आदर्श वेतन और सुविधाएं। सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी मालिकी के होने से सरकार के साथ संकलित होने से कर्मचारियों को वेतन स्तर मिल सकते हैं और इसमें विविध प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप, तो 3 स्वरूप है। विभागीय संचालन, सार्वजनिक निगम, तीसरा सरकारी कंपनी। अब पहला हम देखेंगे कि विभागीय संचालन। सरकार हमेशा काम काज अलग अलग विभागों द्वारा संभालती है। ऐसे किसी सरकारी विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का संचालन होता है जिसे क्या कहते हैं, विभागीय संचालन कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का संचालन सरकार अधिकारियों द्वारा होता है और समस्त कर्मचारी कहलाते हैं। सरकारी विभाग केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं। उन पर केंद्र अथवा राज्य सरकार के नीति नियम लागू होते हैं, जैसे कि भारतीय डाक हुआ या रेलवे हुआ। अब इसके लक्षण देखेंगे तो पहला है वित्त की आवश्यकता। वित्त की आवश्यकता विभागीय संचालन में उद्योगों को वित्त की आवश्यकता संबंधित सरकार अंदाजित पत्र में होती है और सरकारी विभाग की आय यह सरकारी खजाने में क्या होती है, जमा होती है। दूसरा क्या है, हिसाबों की सुरक्षा। सरकारी विभाग के हिसाबों की सुरक्षा इसका ऑडिट नियंत्रक महालेख परीक्षक द्वारा किया जाता है। तीसरा, कर्मचारियों का चयन करना। विभागीय संचालन के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। उनका भर्ती करना, उनका चयन करना और नौकरी सेवा आदि जैसी कर्मचारी होती है। चौथा पॉइंट है सरकारी संचालन या अंकुश। सरकारी विभाग का संचालन नियंत्रण संबंधी विभाग के मंत्री के प्रयत्न देखरेख अंतर्गत प्रशासनीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। पांचवा, उत्तरदायित्व। सरकारी विभाग के कार्यों की जिम्मेदारी संबंधित विभाग संभालने वाले मंत्री महोदय की होती है और यह विधानसभा के प्रति होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जो हमारा तीसरा है, सेकंड है कि सार्वजनिक निगम, पब्लिक कॉर्पोरेशन। संसद या विधानसभा के विशेष कानून द्वारा अस्तित्व में आने वाली इकाइयाँ ये सार्वजनिक निगम कहलाती हैं। इस कानून में निगम के अनुसार अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, कर्मचारी नौकरी और कानूनी संबंधों की व्यवस्था भी हो सकती है। इसमें भारतीय जीवन बीमा और इंडियन एयरलाइंस, फूड कॉर्पोरेशन, इंडिया गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल इत्यादि का समावेश होता है। अब इसके लक्षण देखेंगे तो सबसे पहले स्थापना। तो स्थापना में सार्वजनिक निगम की स्थापना संसद विधानसभा के पारित किए गए कानून द्वारा होती है और इसमें उद्देश्य, अधिकार, दायित्व, सुविधाओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। दूसरा है मालिकी। सार्वजनिक निगम की मालिकी केंद्र या राज्य सरकार की होती है। संयुक्त रूप से सार्वजनिक निगम में वित्तीय जिम्मेदारी या लाभ का वितरण सरकार के अधीन होता है। यदि नुकसान हो तो स्वाभाविक रूप से सरकार को ही भुगतना पड़ता है। तीसरा है सरकार द्वारा पूंजी निवेश। सार्वजनिक निगम को सरकार द्वारा पूंजी प्रदान की जाती है। सरकार सार्वजनिक के जनता के पास से आवश्यकता पड़ने पर उधार पूंजी भी प्राप्त कर सकती है। चौथा पॉइंट है अलग अस्तित्व। सार्वजनिक निगम कानून द्वारा अलग व्यक्तित्व अस्तित्व रखती है जिससे कंपनी की तरह समस्त लाभ प्राप्त कर सकती है। पांचवा पॉइंट है हमारा संचालन में स्वतंत्रता। निगम की मालिकी सरकार की होती है। सरकार के होने के बावजूद भी संपूर्ण सहायता नहीं मिलती, दैनिक कार्यों में दखल नहीं देते, निर्णय लेने में अमल करने में क्या होती है, आसानी रहती है। छठा पॉइंट है कर्मचारियों को नियम। सार्वजनिक निगम में कर्मचारियों को सरकारी नियम लागू नहीं पड़ते। इसमें विविध प्रकार के कर्मचारियों को कर्तव्य निभाने पड़ते हैं और सार्वजनिक निगम के संचालन के लिए सरकार कई बार अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रखी जाती है। सातवां पॉइंट है संचालक मंडल द्वारा संचालन। सार्वजनिक निगम का प्रशासन संचालक मंडल संभालता है और इसमें मंडल की नियुक्ति की जाती है। व्यस्त व्यक्ति सफल व्यवसाय के कुशल होने के कारण मंडल की नीति का निर्माण किया जाता है। मुख्य व्यवस्थापक उनका अमल किया जाता है। इस तरह से दैनिक प्रशासन का काम भी वही संभालता है। आठवां पॉइंट है संसद विधानसभा के प्रति जिम्मेदारी। निगम की कार्यवाही का अहवाल संसद विधानसभा के समक्ष रखा जाता है और ग्राहकों अथवा आम जनता के पास अधिक लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं रख सकते। इस तरह संसद और विधानसभा का अंकुश भी रहता है। तीसरा देखो हमारा सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। सरकारी कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी के
अधिनियम के अनुसार होती है। इसका उद्देश्य होता है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ में प्रतिस्पर्धा करती हुई दिखाई देती है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार जिसमें सरकार की पूंजी का प्रमाण कम से कम कितना हो, 51% हो, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार आदि की होती है। सरकार अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके इसके लिए शेयर राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। बहुमती शेयरधारक सरकार के होने से कंपनी के संचालन पर अंकुश रहता है। इसके लिए ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी के रूप में भी हम जान सकते हैं। पहला पॉइंट है कि स्थापना। सरकारी कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी के अधिनियम के अनुसार होती है। इसका एक अलग अस्तित्व होता है। व्यक्ति के सामने मुकदमा दायर कर सकती है, कोई कंपनी का मुकदमा दायर कर सकता है। कंपनी अपने नाम से व्यक्तियों के साथ में करार भी कर सकती है। तीसरा है पूंजी। इसमें 51% सरकार की होती है। प्रशासक। सरकारी कंपनी का प्रशासन कंपनी कानून की व्यवस्था के अनुसार होता है। पांचवा है कर्मचारियों का चयन कंपनियों के मापदंड द्वारा नीति नियम के अनुसार होता है। छठा है सदस्यों की नियुक्ति। कंपनी के संचालक मंडल के समस्त सदस्यों का चयन सरकार करती है। सातवां है ऑडिटर की नियुक्ति। सरकारी कंपनी के कंपनी कानून के अनुसार हिसाब रखना, ऑडिट नियम की नियुक्ति मिलती है और ये नियुक्ति सरकार करती है। वार्षिक अहवाल भी प्रस्तुत किया जाता है। 9वां पॉइंट है पूंजी प्राप्त करने की व्यवस्था। तो सरकारी कंपनी आवश्यक पूंजी सरकार एवं निजी शेयरधारकों को वितरण शेयरों में से प्राप्त करती है और कंपनी की आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक जनता के पास से पूंजी प्राप्त करती है। 9वां पॉइंट है कि पूंजी नीति विषयक निर्णय। सरकारी कंपनी में नीति विषयक निर्णय संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो कि 7.1.4 तो सार्वजनिक साहसों के स्वरूप और उसकी तुलना। तो स्थापना विभागीय संचालन का सरकार द्वारा होता है और सार्वजनिक निगम संसद के कानून द्वारा होता है और सरकारी कंपनी भी सरकार के कंपनी के व्यवस्था अनुसार होता है। इसका कानून सरकार से अलग अस्तित्व नहीं मिलता, इसमें अस्तित्व मिलता है और इसमें भी अस्तित्व मिलता है। तीसरा संरक्षण सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों के लिए अनुकूल है और औद्योगिक साहस के लिए अनुकूल है, इसमें भी औद्योगिक साहस के लिए अनुकूल है। चौथा है पूंजी की प्राप्ति सरकार के अंदाज के पत्र के अनुसार होती है। इसमें सरकार द्वारा पूंजी निवेश किया जाता है। और लास्ट में क्या है कि जो सरकारी कंपनी है उसमें 51% सरकार निवेश करती है। कार्यशील पूंजी तो सरकारी अंदाज के अनुसार मिलती है, आवश्यकता अनुसार मिलती है, आवश्यकता स्वयं व्यवस्था करती है। छठा है जिम्मेदारी। सरकारी विभाग से संबंधित मंत्री की जिम्मेदारी होती है, इसमें संसद की जिम्मेदारी होती है। सरकारी कंपनी में संसद या विधानसभा की। संचालन में स्वतंत्रता। विभागीय संचालन में स्वतंत्रता नहीं मिलती और सार्वजनिक में मिलती है, सरकारी कंपनी में भी मिलती है। कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। भर्ती हेतु इनके नीति नियम होते हैं और सार्वजनिक निगम में सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते। भर्ती स्वयं निश्चित किए गए नियमों के अनुसार होती है और इसमें भी यही है। संचालन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों द्वारा संचालन होता है। सार्वजनिक निगम में संचालक मंडल द्वारा मुख्य प्रबंधक होता है और सरकार मंडल मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति करती है। नेक्स्ट है कि संचालक मंडल के सरकार के अलावा बाहर के निष्णात व्यक्ति भी होते हैं। 10वां है नियंत्रण। विभागीय संचालन सरकारी विभाग से संबंधित मंत्री का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और सार्वजनिक निगम में संसद विधानसभा का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और सरकारी कंपनी में संबंधित मंत्रालय द्वारा सरकारी नियंत्रण होता है। नेक्स्ट देखो हमारा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7.1.5 तो सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका। तो ऐसा बताया देश की स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक क्षेत्र अर्थतंत्र के कई उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए खूब महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सार्वजनिक क्षेत्र के अर्थतंत्र का विकास हुआ है और उद्योगों का खूब विकास हुआ है। निजी क्षेत्रों में इच्छित प्रतिफल नहीं प्राप्त हुआ है। बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करने के लिए तैयार नहीं होते। इस तरह सार्वजनिक क्षेत्र का विकास ढांचागत सुविधाओं का सृजन करना प्रारंभ किया। आवश्यक माल सामान सेवाओं का उत्पादन भी किया है। पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान भी प्रदान किया गया है।
1991 की बात कहें तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया है। 1991 के बाद जो भी निजी क्षेत्र में विविध प्रकार के अंकुश थे, नीति नियम थे, रूल्स थे, कर थे, सबको सरकार ने क्या किए, छूट दिए। ठीक है, जिससे लोग क्या करें, कुछ ना कुछ व्यवसाय शुरू कर सकें। और निरंतर नुकसान के सार्वजनिक क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन आरंभ हुए और सार्वजनिक क्षेत्र बंद करवा दिए गए। पूंजी में आम जनता को अवसर प्रदान किया गया है, निजी उद्योगों को विक्रय किया गया है, सरकार द्वारा विभिन्न समितियों का निर्माण करके अकार्यक्षम सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कार्यक्षम बनाया गया। और 1950 से और 1990 के सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बच्चों, ये हमने जहाँ तक पढ़ा लेक्चर 1, तो इसमें से जो भी प्रश्न निकलते हो स्वाध्याय में से वो आपको लिखना है तथा याद करना है। और आगे का जो पॉइंट है निजी क्षेत्र, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।